हम कॉन्वेंशन क्वेश्चन प्रोग्राम के फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट टॉपिक है, ये हमारा सॉन्ग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है टॉपिक। इसके लिए हम क्या होता है कि हमें पहले नॉलेज पता होना चाहिए। नॉलेज का मतलब हमें फॉर्मूले मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो हमें इलास्टिक कांस्टेंट के सभी फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेने हैं और हमें याद कर लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाएंगे और क्वेश्चन किस तरह से कॉन्वेंशन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है उसका फॉर्मेट की तरह और पर हम ये क्वेश्चन सीखेंगे किस तरह से हमें लिखना होता है, किस तरह पढ़ना होता है, किस कौन कौन सी चीज़ें हमको एग्ज़ाम में डिनोट करना होता है जिससे हमें मार्क्स अच्छी तरह से फेच कर सकें और हम प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकें। तो आज हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे रीडिंग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कीवर्ड जो भी होता है उसे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है कीवर्ड को हमारे माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड ही हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के आधार पे होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है हमारे पास सर्कुलर क्वेश्चन। सर्कुलर बार दे रखा है तो सर्कुलर बार बनाओ। पहले ये दे रखा है जैसे नीचे डायग्राम में दे रखा है, तो इस तरह से सर्कुलर बार हो गई। उसके बाद 50 mm का डाया या गिवन में लिखो। ये गिवन में आ गया, पर वहाँ एग्जाम में हमें क्या है गिवन नहीं लिखना है। इसे हमें क्या करना है कि डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देनी है। इससे क्या होता है कि हेल्पफुल होती है कि जब हम कोई वैल्यू नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं तो क्लियरिटी के साथ में हमारे मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन को जैसे जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम, और उसके बाद में हमको क्या होता है कि हम पेपर मिलता है तो उस पर अंडरलाइन करना है। सर्कुलर बार हो गया, फिर डाया हो गया, फिर सब्जेक्टेड टू पुल ये और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है हम हरी कॉपी में ऐसे कैसे हमको लिखते जाना है कि ये बार है, इस पर 15 K न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 15 K न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे अच्छी तरीके से दिखा रखा है। ये 15 K न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसके बाद एलोवेंस लेंथ दे रखी है। एलोवेंस लेंथ दे रखी है, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास कितनी है, एलोवेंसन कितना हुआ है कि कितना बढ़ गया बार खींचने पर। फिर रिडक्शन ऑफ डाया, क्योंकि खींचते हैं तो डाया यहाँ से कम भी हो रहा है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में हम क्या करना है, कैलकुलेट ऑफ पॉइजन रेशो। रिक्वायरमेंट हमें माइंड में रखना है। अब रिक्वायरमेंट हम लिख भी सकते हैं कि हमको क्या क्या करना है, जैसे म्यू वैल्यू है गई, के वैल्यू हो गई और जी वैल्यू हो गई, मतलब ये इलास्टिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमें ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे हमको ये लिख दिया। अब गिवन में हमने ये चीज़ें लिख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले में ये ज़रूरी होता है कि रिप्रेजेंट करना अच्छे से, ये बॉक्स में बंद कर दो फॉर्मूले को, तो ये इससे क्या है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी ऐसा ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, हमें आंसर लाना होता है मेन चीज़। अब उसके बाद में हम करते हैं कि हमें जो भी गिवन वैल्यू है उसको फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले के बाद हमें क्या होता है वैल्यू को पुटअप करना होता है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते टाइम हमें क्लियरिटी होगी अगर हमारे बेसिक एलिमेंट्स क्लियर हो गए, मतलब डाया कौन सा है, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा डी क्या है, वो डायग्राम में हम शो कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो इस तरह से हम इनको अच्छी तरीके से लिखेंगे कि पहले यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद में यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन आने के बाद में यहाँ से कंप्यूट करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उससे अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसमें रखा है 0.06/15/0.09 डिवाइड बाई 250, ये जो हमको लेंथ दे रखी है इसकी 250, तो उसके हिसाब से अब क्या करता है कि जैसे कैलकुलेशन हो गई। अब उसके बाद हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। आंसर को बॉक्स में बंद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है कि उनको आंसर से मतलब होता है और वहाँ लिखना है पॉइजन रेशो। हम नहीं लिख के आएंगे म्यू, म्यू क्या है म्यू का पता नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है अगर वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। अब उसके बाद इलास्टिक मॉड्यूलस क्या क्या आता है, पहले ई निकालेंगे। इलास्टिक मॉड्यूलस हो गई, ई निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इजकल टू पी एल अपॉन ई ए आई। इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे।
अब फिर आती है रिजिड मॉड्यूलस, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये लिखना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे रिजिड मॉड्यूलस क्या है, डायरेक्ट जी लिख दिए, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पहचानने में दिक्कत होती है। कोष्टक में जी लिख दो या यहाँ जी लिख रहे हैं तो इसको यहाँ से ऐसे करके लिख दो मार्क करके, तो उससे क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से मिल जाएगी। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से भी ये कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, फिर इसका फॉर्मूला जो होता है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है हमको। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ई इजकल टू 2G कोष्टक 1 प्लस यू म्यू, म्यू की वैल्यू डालनी है हमको क्या है जो हमारे यहाँ से कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो वहाँ से उसको वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना है। उसके बाद में जी क्या है, जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और विशेष तौर पे एक और ध्यान में रखना है, अगर यूनिट वगैरह सेम है तो ठीक है, अगर यूनिट वगैरह सेम नहीं है तो उसको हम गिवन पॉइंट में ही इक्वल करके वहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, मतलब क्या क्या दे रखा है हमको, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएगी। अब हम यहाँ तक आ गए। अब इस तरह से बल्क मॉडुलस के निकाल लेंगे के का इजकल टू ये। अब कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले में हम भूल जाते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमको फॉर्मूले बार बार लिखने हैं, जितना हो सके बार बार लिखेंगे, तब जाके हमको क्लियरिटी मिलेगी कि हम फॉर्मूला सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो इस तरह से अब देखो, अब मार्क्स कहाँ से फेच करने हैं हमको, ये हमने प्रोसेस बता दी पूरी। अब क्या होता है कि तुम ये चीज़ें नहीं लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को क्या है वहाँ से नंबर उसको, जैसे इसमें मैंने सोल्व किया इसको, तो 12 में से 10 नंबर मिले मुझे। क्यों मिले? मैंने ये नहीं लिखा और मैंने इस पार्शियली कैलकुलेट किया इसको, मतलब अच्छी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रखा। वो चीज़ें ये अच्छी था मेरा कि बॉक्स में आंसर बनता है, ये चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि आंसर में पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। बॉक्स में बंद करना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, और इसके बाद में जो भी है उसका फॉर्मूला है तो उसको बॉक्स में बंद कर लेना है। बॉक्स में बंद करने से क्या होता है कि आंसर का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। हाँ, इसको बॉक्स में ऐसे करके बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारे हो गए। अब इसमें क्या होता है कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमको देखना है कि मेन चीज़ लिखनी होती है बस 12 मार्क्स में, कि हमको स्टेप बाय स्टेप। अब 12 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो भी चीज़ देखो। 12 मार्क्स में क्या होता है कि इसकी कितने पार्ट पूछा है क्वेश्चन को, म्यू पूछा है और ई पूछा है, के पूछा है और ई पूछा है ये, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से मेन चीज़ ये है कि हमको ये फॉर्मूले हैं इनके, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट कितने मिलेंगे। मेन चीज़ है यहाँ तक का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके हमारे नंबर है लगभग में, ये हो गए 3 या 9 नंबर, 9 नंबर ये हो गए, और 3 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 3 नंबर का हो गया, ये हो गया 3 नंबर का, ये हो गया 3 नंबर का, ये हो गया 3 और 6 3 और 3 चौक 12, तो ऐसे 12 नंबर। अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमको क्या होता है कि जैसे मार्क्स काटते हैं तो वो मार्क्स भी हमारे बच जाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी लाएंगे हम उसमें अलग तरह की टेक्निक और ट्रिक्स सिखाएंगे कि 12 मार्क्स के बाद हमें 15 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबको आते हैं पर उसको रिप्रेजेंटेशन करना, उसके एक्यूरेट आंसर लाना, वो हम मिस्टेक कर देते हैं। इसकी वजह से कॉन्वेंस क्वेश्चन में मार्क्स फेच करने में दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।